हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम क्रांति यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है अ, उस समय की क्रांति के समय उस टाइम की जिंदगी यानी कि रोजाना कैसे रूटीन चल रहा था, लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार का समाज था, ये इन सब के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा था, उनकी बोलचाल, पहनावा हो गया, बोलचाल हो गया, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। ब्रास्टील के ध्वंस के बाद जो है 1789 में गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो है सेंसरशिप की समाप्ति। तो यहाँ पर सेंसरशिप की क्या है, समाप्ति कर दी गई। सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई मतलब अब कुछ भी पब्लिश कराने के लिए क्या है, सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, नाटक, अखबार जो राजा के सेंसर अधिकारों के पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार क्या कर दिया, घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की क्या हो गई, बाढ़ सी आ गई। जैसे अभी यूट्यूब में वीडियो के बाढ़ सी आ गई है, वैसी सेम क्या है यहाँ पर भी क्या है, बाढ़ सी आ जाती है और वहां से वह तेजी से गांव देहात तक पहुंच जाती है। इनमें फ्रांस में एक घट रही घटना एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना का परस्पर विरोधी प्रचार भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण से सहमत करने की कोशिश की गई। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने एवं उनसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। तो यहाँ पर लोग पढ़ पढ़ के भी क्या है, ये चीजें किया करते थे, दूसरों को भी सुना के। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक मशीन है जो कि इस मोटी महिला को दिया जाएगा ताकि ये जो है अपना जो वेट है वो कम कर सके। तो देशभक्त कसरती दाब मशीन इसको कहते हैं, जो मोटापा कम करने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ और है। मरा जनता को संबोधित करते हुए और लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सारांश देखते हैं पूरी फ्रांसीसी क्रांति, पहली वाली फ्रांसीसी क्रांति का सारांश। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट क्या है, घोषित कर दिया। तो अभी क्या है, बहुत सारे जैकोबिन क्लब और असेंबली ये चीज़ें बनती आ रही थी, सम्राट यहाँ पर नहीं था। लेकिन 1804 में ये जो नेपोलियन है इसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत किसको मानते हैं, तो नेपोलियन को वो खुद ही भी मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव प्रणाली पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। ये काफी इम्पोर्टेंट है। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को
नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसके जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, परंतु जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो जाती है और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद आया। तो यहाँ पर डेविड द्वारा बनाया गया एक नेपोलियन का चित्र है। और देखते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विरासत है। तो स्वतंत्रता हो गया, जनवादी अधिकार, ये क्या है, सबसे ज्यादा फ्रांसीसी क्रांति के ही देन है। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल जाते हैं, जिसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। औपनिवेशिक साम्राज्यों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस के उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हमको मिलते हैं। तो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य रहा है और फिर यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा काम भी किया था। ये आपको मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लेते हैं राजा राम मोहन राय इस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारधारों को प्रभावित होने वालों में से एक था। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह किसी चीज के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण उन दिनों लगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्ध पोत सिखाए जाएं। तो ये था कुछ सुशोभन सरकार द्वारा नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा 1946 में ये लिखा गया था। आगे देखते हैं। तो ये था कुछ फ्रांसीसी क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक में दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पूरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।